हेलो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम फ्यूल एंड लुब्रिकेंट्स जिसके अंदर हमारा टॉपिक जो चल रहा है यानी कि चैप्टर अल्टरनेटिव फ्यूल्स, उसमें अभी तक हमने जो जो रीड किया यानी स्टडी किया, तो उसमें जो भी टॉपिक है हमारा कौन सा है? इथेनॉल, इथेनॉल, प्रोपेनॉल एंड ये सब जो भी है अल्कोहल। ओके, इसके बारे में स्टडी किया। एंड अनदर जो लेक्चर है उसके अंदर हमने बायोमास के बारे में स्टडी किया। बायोगैस एनर्जी किस तरीके से, बायोमास किस तरीके से डेवलप किया जाता है उसके बारे में स्टडी किया। अब ये जो भी अल्टरनेटिव फ्यूल है, आज हमारा और एक अल्टरनेटिव फ्यूल है जिसके बारे में हम स्टडी करेंगे, जो है हमारा हाइड्रोजन फ्यूल। हाइड्रोजन जिस तरीके से हम सब जानते हैं कि मेंडेलिव का जो आवर पोस्ट पीरियोडिक टेबल है, जो उसके अंदर क्या है, तो उसके अंदर जो हम सीक्वेंस बनाते हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, क्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। ठीक है, तो अब ये सबको नंबर देंगे तो क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ओके, एंड आफ्टर दैट हम यहाँ पे देख सकते हैं कि हाइड्रोजन स्टैंड्स एट फर्स्ट नंबर। ओके, हाइड्रोजन जो है वो कौन से नंबर पे है? पहले नंबर पे है। तो यहाँ पे हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट हो गई है कि हाइड्रोजन जो है वो क्या होगा? तो सुपीरियर पावर, यानी कि हाइड्रोजन जो है उसके पास सबसे ज्यादा पावर है। ठीक है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स कंटेन मोर पावर एज कंपेयर टू अनदर मॉलिक्यूल्स, दूसरे जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं। इसीलिए तो हम ये भी जानते हैं कि H2O जो हमने आगे स्टडी किया हुआ है कि पानी, ठीक है, तो हम ऐसा समझते हैं कि पानी जो है वो आग बुझाने में काम आता है, लेकिन पानी वो भी कंबस्टिबल फ्यूल है, जो हमने प्रैक्टिकल्स में देखे कि पानी से कैसे आग लग सकती है, जिसके ऊपर हमने प्रैक्टिकल्स किए थे। तो क्यों? बिकॉज यहाँ पे दो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स है, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन माइनस एंड ऑक्सीजन 2 इलेक्ट्रॉन माइनस। यहाँ का जो इलेक्ट्रॉन है वो क्या कर देगा? तो कि ये इलेक्ट्रॉन चार्ज यहाँ को और ये इलेक्ट्रॉन यहाँ को, तो दो इलेक्ट्रॉन जो है वो हाइड्रोजन से लेके वो दोनों क्या हो जाएगा? तो कि H2O। अब ऑक्सीजन इज रिस्पॉन्सिबल टू फायर, ऑक्सीजन यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होता है फायरिंग के लिए, यानी फायर होने के लिए। और हाइड्रोजन जो है वो क्या करता है? इट गिव मोर पावर। ओके, देन इसकी वजह से यहाँ पे जो पानी है वो क्या हो जाता है? कंबस्टिबल फ्यूल बन जाता है, लेकिन उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे हमको ले जाना पड़ता है, एक पर्टिकुलर स्थिति पे ले जाना पड़ता है। अब यहाँ पे हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि हाइड्रोजन जो है उसको ऑटोमोबाइल में किस तरीके से यूज कर सकते हैं। तो हाइड्रोजन से चलने वाली कार आज विश्व में अस्तित्व में, हाँ, विश्व में आज अस्तित्व में है। और हाइड्रोजन एक ऐसा फ्यूल है जो हमको एटमोस्फियर और नेचुरल गैस में से आराम से मिल सकता है, लेकिन हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसको ऑटोमोबाइल के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये हमारा सबसे पहला क्वेश्चन है। हाँ, ओके, दूसरा क्वेश्चन ये है सबसे पहले कि व्हाई हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, व्हाई हाइड्रोजन फ्यूल? बिकॉज हमारे लिए एक चीज इंपॉर्टेंट है कि ऐसे जो भी क्वेश्चन होते हैं जब भी हमारे पास जब अल्टरनेटिव फ्यूल्स के ऊपर, तो हमको सबसे पहले 5W2H के फॉर्मेशन पे हमको चलना होता है। तो 5W2H जो आपको मैंने बताया हुआ है, तो वही चीज यहाँ पे हम देख लेते हैं। 5W2H यानी क्या? तो के 5W what, why, where, when and whom। ठीक है, यहाँ पे हमको whom की कोई जरूरत नहीं कि किसने इन्वेंट किया, वैन की जरूरत नहीं कब इन्वेंट किया, ठीक है, लेकिन व्हाट क्या है? तो कौन सा फ्यूल है? वाई, यही क्यों यूज करना है और कहां से हमको मिल सकता है? वैन। ठीक है, ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। क्या वो क्रूड ऑयल में से मिलेगा, क्या वो नेचुरल में से मिलेगा, या एटमॉस्फेयर में से मिलेगा, या फिर स्ट्रेटोस्फीयर से मिलेगा, या एक्वाटिक एनर्जी से मिलेगा? कहां से मिलेगा? एक्वाटिक यानी समुद्र में से मिलेगा, कहां से मिलेगा? ये बहुत जरूरी है हमारे लिए। दूसरी बात हमारे लिए 2H यानी हाउ, कैसे, उसको कैसे रिसीव कर सकते हैं, एंड हाउ मेनी, सेकंड वन इज हाउ मेनी। दैट मींस कौन सी प्रोसेस है जिसके जरिए हम उसको
रिकवर कर सकते हैं और उसको हम ऑटोमोबाइल के अंदर या तो दूसरे एनी काइंड ऑफ इंडस्ट्रीज के अंदर हम उसको क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। बिकॉज हाइड्रोजन जो है वो आज के जितने भी हमारे फ्यूल्स है उससे 500 टाइम्स मोर पावरफुल है, ठीक है, अप्रोक्सीमेट। लेकिन यहां एक चीज और है कि जो जितना पावरफुल होता है उतना ही डेंजरस होता जाता है, यानी कि इट इज टू मच रिस्की इट स्टोरेज, कि उसको स्टोर करना, इट इज टू मच रिस्कियर एंड इट इज टू मच डेंजरस टू स्टोर इन अ फ्यूल टैंक। बिकॉज जिस तरीके से हमारे पास यहाँ पे एक ट्रक है, ये देख सकते हैं, ठीक है, अब ये जो हमारे पास ट्रक है, ठीक है, अब इसके अंदर क्या है, तो सबसे पहले आपको ये समझना है कि यहाँ पे हमारी जो फ्यूल टैंक होती है वो इस साइड होती है, ठीक है, और ये जो फ्यूल टैंक है अप्रोक्सीमेट 80 to 100 लीटर और 100 to 200 लीटर्स इतनी होती है। ये जो फ्यूल टैंक है वो उसकी लोडिंग कैपेसिटी यानी कि ट्रक कितना ट्रांसपोर्ट करना है, स्टेटिकल परमिशन है या डोमेस्टिक इंडियन परमिट है यानी कि ऑल इंडिया परमिट है, EIP है, क्या है, तो उस हिसाब से उसकी फ्यूल टैंक कैपेसिटी होती है और उस हिसाब से उसकी एवरेज भी मैनिपुलेट की जाती है। लेकिन ये जो ट्रक्स होते हैं यहाँ पे 200 लीटर की जो टैंक है वो यहीं आ जाती है, और 200 लीटर की टैंक के हिसाब से हम देखें तो ये ट्रक जो है पर्टिकुलर 400 किलोमीटर या तो 800 किलोमीटर, यानी उसके एवरेज के हिसाब से 400 से 800 किलोमीटर वो आराम से कवर कर लेगा। लेकिन अब यहाँ प्रॉब्लम ये हो रही है कि सपोज कि हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूज कर रहे हैं, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल को हम यूटिलाइज कर रहे हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूल का मेन चीज ये है कि उसका स्टोरेज, यानी कि अगर हमको 400 से 800 किलोमीटर का ट्रैवल करना है तो हमारे पास जो फ्यूल टैंक होनी चाहिए उसकी साइज ये नहीं बल्कि ये होनी चाहिए, यानी कि हाइड्रोजन फ्यूल जो है उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, इट कैन नॉट बी कंप्रेसिबल। हाँ, कंप्रेस कर सकते हैं लेकिन कंप्रेस नहीं कर सकते। ये किस तरीके से बोल रहा हूं तो उसको हम समझते हैं कि हाइड्रोजन फ्यूल को भी हम कंप्रेस नेचुरल गैस के तरीके से कंप्रेस कर सकते हैं, लेकिन ऑलरेडी वो मोर पावरफुल है। अगर हाइड्रोजन को और कंप्रेस करते जाएंगे तो और वो मोर हैजार्डेबल हो जाएगा। और सपोज कि ये जो फ्यूल टैंक है उसके अंदर माइनर भी कहीं पे लीकेज हुआ तो वो उसके आसपास का 2 किलोमीटर रेडियस को पूरा का पूरा उड़ा देगा। 2 किलोमीटर रेडियस। जिस तरीके से पेट्रोल या तो डीजल व्हीकल, जिस तरीके से कोई डीजल व्हीकल या पेट्रोल व्हीकल है और उसमें आग लगती है तो उसके आसपास पर्टिकुलर 4 मीटर तक उसकी इफेक्ट होती है, 4 मीटर तक, जबकि इसकी इफेक्ट कहां तक आएगी तो 2000 मीटर। इसकी इफेक्ट 2000 मीटर या तो उससे भी ज्यादा। जिस तरीके से आपको बताऊं तो अभी अगस्त के अंदर 16 अगस्त को रसिया ने एक चीज बताई। रसिया ने क्या बताया? क्योंकि हम लोगों ने 1965 ठीक है 1965 में रसिया ने हाइड्रोजन बॉम्ब का प्रयोग कर दिया, यानी कि परीक्षण कर दिया। जबकि हाइड्रोजन बॉम्ब जो आज बनाने के लिए उसके ऊपर बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन है, क्योंकि हाइड्रोजन बॉम्ब जो होता है वो आज हम जिसको हम बोलते हैं परमाणु बॉम्ब, है ना, जिसको हम क्या बोलते हैं न्यूक्लियर बॉम्ब। वो न्यूक्लियर बॉम्ब से 3333 टाइम्स मोर डेंजरस, उससे इतना गुना खतरनाक हो सकता है। जिस तरीके से 1945 यानी 6 अगस्त 1945 और 9 अगस्त 1945 को हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब फेंके गए थे, फेट बॉय लिटिल बॉय, वो जो थे वो सिर्फ हिरोशिमा एंड नागासाकी के जो सिटी के जो एरिया थे वहां तक वो सीमित हो गए थे।
ठीक है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि वो 3333 टाइम मोर पावरफुल और इतना हैजार्डेबल हो सकता है कि वो पूरे जापान को भी उड़ाने की ताकत रख सकता है। ठीक है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन बॉम्ब है वो 1965 में, यानी वो आज के जितने भी परमाणु बॉम्ब यानी कि न्यूक्लियर बॉम्ब है उससे भी इतनी गुना ताकत रखता है। यानी हाइड्रोजन बहुत अच्छा फ्यूल है, लेकिन हाइड्रोजन के लिए हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है वो स्टोरेज है। कि स्टोरेज यानी कि उसको स्टोर करना है। इट कैन नॉट बी स्टोर फॉर अ लॉन्ग टाइम, इसको लॉन्ग टाइम तक भी स्टोर नहीं कर सकते। अगर लॉन्ग टाइम तक हमने स्टोर किया और उसके ऊपर हीटिंग इफेक्ट यानी कि टेम्परेचर इफेक्ट आए, और जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा प्रेशर इनसाइड द सिलेंडर इज ऑटोमेटिकली इंक्रीजेस बाय इंक्रीजिंग ऑफ टेम्परेचर। ओके, जैसे ही प्रेशर बढ़ेगा तो इंट्रामोलिकुलर प्रेशर क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और इंट्रामोलिकुलर प्रेशर बढ़ जाने की वजह से ये जो सरफेस जो होती है उसके ऊपर एक्सटर्नल फोर्स लगना शुरू हो जाता है, और एक्सटर्नल फोर्स लगने की वजह से जो टैंक का सबसे वीक पोर्शन होता है वहां से वो टैंक क्या हो जाती है, ब्लास्ट हो जाती है, फूट जाती है। जिसके लिए जो हमारे सीएनजी सिलेंडर जिस तरीके से आपको पता हो तो ओमनी, और उसके अंदर 2004 2005, ठीक है, ये जो ईयर है उस दौरान एलपीजी वाले व्हीकल्स, एलपीजी सिलेंडर जो हमारे घर में जो सिलेंडर्स आते हैं वही सिलेंडर्स सब लोग गाड़ी में लगा के उसको यूज करते हैं। लेकिन एलपीजी जो है वो क्या सिलेंडर जो है हमारे घर के लिए जो डिजाइन होता है वो एलपीजी सिलेंडर स्टेशनरी डिजाइन होता है। स्टेशनरी यानी वो एक जगह पे पड़ा रहता है, उसके ऊपर ना कोई वाइब्रेशंस आने वाले हैं, ना कोई झर्क आने वाला है, कुछ भी। जबकि ये जब हम व्हीकल में डालते हैं तो उसके ऊपर वर्टिकल लोड आता है, ठीक है, दूसरी बात है उसके ऊपर वाइब्रेशंस आते हैं, तीसरी बात है उसके ऊपर ब्रेकिंग जर्क आता है, एक्सीलरेटिंग जर्क आता है, जिसकी वजह से उसका जो माउंटिंग है वो क्या हो जाता है, लूज हो जाता है, और लूज हो जाने की वजह से वहां का वो जो टैंक थी, ठीक है, एलपीजी सिलेंडर, वो जो सिलेंडर का जो नॉब यानी ऊपर का एंड, वो जो एंड था वो क्या हो जाता था, वीक हो जाता था, लूज हो जाता था, और लूज हो जाने की वजह से वहां से एलपीजी लीक होने लगता था, और लीक होने के चांसेस हो जाते थे। जब वो लीक होने लगता था उस दौरान पूरे व्हीकल के अंदर एलपीजी की स्मेल आने लगती थी, जिसको हम बोलते हैं इथाइल मर्केप्टर, क्योंकि एलपीजी जो है वो तो स्मेललेस है यानी कि ऑडरलेस है, जिसके अंदर ब्यूटेन है, C4H है, लेकिन वो इथाइल मर्केप्टर की स्मेल आने की वजह से बहुत सारे व्हीकल्स खुद ये सिलेंडर की वजह से जल जाते थे, जिसकी बदौलत एलपीजी सिलेंडर्स को तो हमने बंद कर दिया। लेकिन यही प्रॉब्लम अब यहाँ क्रिएट हो रही है। हाँ, हम सीएनजी जैसा सिलेंडर यूज कर सकते हैं, लेकिन यहाँ सबसे मेन चीज ये है कि माइनर भी लीकेज हुआ, जैसे कि सीएनजी है तो सीएनजी दैट मींस कंप्रेस्ड नेचुरल गैस, ठीक है, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस जो है वो इट्स लाइटर देन एयर, वो एयर से भी हल्का है, जिसकी वजह से वो क्या हो जाता है कि जैसे वो कहीं से लीक होगा इट कैन बी ऑटोमेटिकली गो अपसाइड इनटू द एटमॉस्फेयर। ओके, दैट मींस वो आसानी से एटमॉस्फेयर में ऊपर चला जाएगा, जिसकी वजह से हम सीएनजी सिलेंडर्स को यूज कर रहे हैं क्योंकि वो लाइटर दैन एयर। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है वो उतना लाइटर नहीं है, क्योंकि हम इसको यहाँ पे कंप्रेस्ड करके डाल रहे हैं, और दूसरी बात है वो हमने यहाँ पे ऑटोमोटिव रिक्वायरमेंट के हिसाब से उसको सस्टेन किया हुआ है, उसके ऊपर प्रोसेस की है, जिसको हम बोलते हैं रिफॉर्मिंग प्रोसेस, जिसको हम कहते हैं रिफॉर्मिंग प्रोसेस। तो ये जो रिफॉर्मिंग प्रोसेस है जिसकी वजह से हमने हाइड्रोजन को उस तरीके से डिजाइन किया हुआ है, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स को उस तरीके से बनाया हुआ है यहाँ पे कि एक हाइड्रोजन जो है वो दूसरे हाइड्रोजन के साथ इंट्रा बॉन्ड बनाए, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोजन बॉन्ड। क्योंकि यहाँ पे हाइड्रोजन एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, जिस तरीके से कार्बन मॉलिक्यूल से तो 1 2 3 4 कार्बन मॉलिक्यूल 1 2 3 4, यानी कि कार्बन जो है वो कितने, तो के 6, बिकॉज कार्बन नंबर इज 6, दैट मींस 2 + 4। ओके, 2 इज अ कंप्लीट स्ट्रक्चर बट 4 इज अ इनकम्प्लीट स्ट्रक्चर। तो 4 जो है अब वहां पे कार्बन जो है वो किसके साथ जुड़ेगा, तो के दूसरे कार्बन के साथ, यानी कि वहां पे पार्टनरशिप हो रही है, जिसको हम बोलते हैं कोवैलेंट। अब यहाँ पे जो कोवैलेंट हो रहा है उसी तरीके से यहाँ पे हाइड्रोजन एंड हाइड्रोजन, दैट मींस ये जो
दोनों हाइड्रोजन एटम है वो जब एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं तो यहाँ पे जो हम एक तरीके से समझ रहे थे कि सिंपल पैराफिन स्ट्रक्चर एंड आइसो, कि जिस तरीके से कार्बन कार्बन मॉलिक्यूल से एक ऊपर डाल दिया तो इसको हम आसानी से तोड़ सकते हैं, लेकिन यहाँ तो हाइड्रोजन सिर्फ दो ही है, ठीक है। There is no any kind of other molecules are added inside. That's why जिस तरीके से मिथाइल है तो CH2 का, तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन दोनों है, ठीक है। लेकिन यहाँ तो सिर्फ हाइड्रोजन फ्यूल है, जिसकी वजह से हाइड्रोजन, ओनली हाइड्रोजन, there is no any kind of carbon molecules are there inside the cylinders and inside the engines. Okay, so what will happen? तो यहाँ पे जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन दो मॉलिक्यूल्स है, वो दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ इंट्रामॉलिक्यूलर प्रेशर की वजह से ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स, मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स यानी क्या है, ये दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ पार्टनरशिप में जुड़े हुए, दोनों मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ फ्रिक्शनल इफेक्ट करते हैं, फ्रिक्शन इफेक्ट करते हैं, और जितना फ्रिक्शन क्रिएट होता है उतनी हीट क्रिएट होती है, और ये हीट क्रिएट होने की वजह से इंटरनल सिलेंडर टेम्परेचर, यहां हमने बाहर का तो टेम्परेचर देख लिया, लेकिन इंटरनल सिलेंडर टेम्परेचर इज ऑटोमेटिकली अराइज ड्यू टू मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स, और उसकी वजह से इंटरनल प्रेशर बढ़ जाएगा, सिलिंड्रिकल इंटरनल प्रेशर, और जितना सिलिंड्रिकल इंटरनल प्रेशर बढ़ेगा उसकी वजह से यहाँ क्या होगा कि सिलेंडर अंदर से और बाहर दोनों तरफ से जब फोर्स लगता है तो जिसको हम बोलते हैं शियर फोर्स, और वहां से वो चीज क्या हो जाती है, फट जाती है, ठीक है। वहां से वो चीज क्या हो जाएगी, फट जाएगी, टूट जाएगी आसानी से, जिस तरीके से कैची फोर्स, एक चीज ऊपर एक चीज नीचे है तो दोनों फोर्स जो भी है, ठीक है। कैची के अंदर क्या होता है, अगर हमको कागज को काटना हो तो हम इस तरीके से फोर्स लगाते हैं, अगर ऐसे ही मारते रहेंगे तो कागज कटेगा नहीं, सही है। तो ये कैची फोर्स उसी तरीके से यहाँ पे क्या है, इंटरनल टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट हुआ वो एक्सटर्नल टेम्परेचर की वजह से जो प्रेशर क्रिएट, और यहाँ पे शियर फोर्स क्रिएट होगा। ऐसा हर एक पॉइंट पे होगा, और कोई तो ऐसा पॉइंट होगा बिग पॉइंट ऑफ द सिलेंडर, वहां से वो सिलेंडर क्या हो जाएगा, ब्लास्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हाइड्रोजन फ्यूल जो है इसको हमको यूटिलाइज करना, तो हमारे लिए सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट चीज है डिजाइन ऑफ टैंक। टैंक की डिजाइन करना कि टैंक की हम उस तरीके से डिजाइन करें कि जिसकी बदौलत हमारा जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो इंटरनल, ये तो होने वाला है मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स, और अगर हम टैंक के अंदर जितना प्रेशर बढ़ाते जाएंगे उतना इंटरनल मॉलिक्यूलर फ्रिक्शनल फोर्स भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ये भी है, उसके लिए तो हमको क्या करना पड़ेगा, क्योंकि मोर थिकनेस का एक सिलेंडर बनाना पड़ेगा, और जितनी थिकनेस का सिलेंडर बनाएंगे तो उसका वेट भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। अगर उसका वेट बढ़ेगा तो खुद व्हीकल का एक्सल लोड बढ़ जाएगा, व्हीकल का टॉप वेट भी बढ़ जाएगा, व्हीकल का वेट बढ़ेगा तो जिसकी वजह से उसका जो कूलिंग इफेक्ट है और जो हमारा BH है उसको हम टोटल यूटिलाइज नहीं कर पाएंगे। ये हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज है। इसलिए हाइड्रोजन फ्यूल जो है, हाँ हम यूज कर सकते हैं, लेकिन हमारे लिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम यहाँ पे ये क्रिएट हो रही है कि उसका फ्यूल, यानी कि उसको फ्यूल टैंक के अंदर किस तरीके से यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और वो न्यूक्लियर पावर से भी कितना गुना ज्यादा है, 3333 था, एंड ये जो है मच ग्रेटर है। ओके, दैट्स व्हाई हम यहाँ पे डबल ग्रेटर देन लिखते हैं। ओके, यानी यहाँ जो है हमने क्या लिखा कि मॉलिक्यूलर, सॉरी, ओके सही है, मॉलिक्यूलर इज मच लेस देन 3333 टाइम्स मोर देन हाइड्रोजन फ्यूल। ओके, दैट मींस हाइड्रोजन अटैक। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे तो हमें सब कुछ समझ लिया कि हाइड्रोजन हो गया, लेकिन हाइड्रोजन जब दो मॉलिक्यूल्स के साथ मिलते हैं तो यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हो रही है कि जिसकी वजह से इतनी सारी, जिस तरीके से यहाँ पे कार्बन मॉलिक्यूल्स भी है तो कार्बन के भी 4-4 मॉलिक्यूल्स एक दूसरे को मिलते हैं, तो कार्बन इतना ज्यादा हजारेबल नहीं रहता जितना ये हाइड्रोजन है। बिकॉज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स क्या करते हैं, तो कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स यहाँ एक मॉलिक्यूल है, यहाँ एक मॉलिक्यूल है, जब हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ मिलते हैं
तो वो दोनों एक दूसरे के साथ मिलकर पार्टनरशिप करके वो खुद किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, हीलियम में कन्वर्ट हो जाते हैं। दैट मींस हाइड्रोजन इज कन्वर्टेड इनटू अ हीलियम, दैट्स व्हाई, जिसको हम बहरो किया करते हैं। सही है ना? हाँ, तो इसी तरीके से यहाँ पे बोलते हैं डुप्लीकेसी है, यानी कि वो खुद मॉलिक्यूल अपने एक डुप्लीकेट फॉर्म में चला जाता है, यानी कि ये जो हाइड्रोजन है वो किसमें कन्वर्ट हो जाता है, हीलियम में। अब हीलियम का क्या है फॉर्मूला, तो 2 है, हीलियम का फॉर्मूला 2 है, दैट मींस वो एक कंप्लीट स्ट्रक्चर हो गया, उसको तोड़ना नामुमकिन है। दैट मींस अब वो किसी के साथ भी केमिकल रिएक्शन नहीं करेगा। दैट मींस हाइड्रोजन फ्यूल टैंक जो है उसके अंदर हम अगर कुछ भी डालेंगे तो भी उसके अंदर कोई भी तरीके की इफेक्ट आने वाली नहीं है, यानी कि हम कोई भी, लेकिन जैसे ही यहाँ पे हाइड्रोजन फ्यूल जो है दो मॉलिक्यूल्स एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं, ठीक है, और अगर इसके अंदर हम ऑक्सीजन कंटेंट डालते हैं तो ये H2O2 जो है, यानी कि क्या हो जाएगा H2O प्लस O, तो ये जो पानी है यानी ये ब्लास्ट होगा तो पानी की तरीके से निकलेगा, वो सही है, लेकिन ये जो ऑक्सीजन है और इसको कंबस्टिबल बना देगा, यानी जैसे हमने आगे बात की थी पानी मोर ऐसा है, वही बात यहाँ पर है कि H2 जब वो एटमॉस्फेयर के ऑक्सीजन के साथ जैसे मिक्स होगा वो क्या बन जाएगा H2O, जिसकी वजह से वो क्या है कि हाइड्रोजन पहले से बर्न हो चुका है और ऑक्सीजन जो उसको फ्लेमेबिलिटी दे रहा है, जिसकी वजह से, और अगर एग्जॉस्ट में निकलेगा तो भी H2O ही निकलेगा, वो अनबर्न्ड हो, यानी यहाँ पे प्योर कंबस्टन होगा, यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, और यहाँ पे अगर एग्जॉस्ट में निकलेगा तो भी पानी निकलेगा और सामने ऑक्सीजन निकलेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन सपोज कि एग्जॉस्ट मैनिफोल्ड का टेम्परेचर ज्यादा हो गया तो ये ऑक्सीजन की वजह से एग्जॉस्ट में भी आफ्टर बर्निंग होना शुरू हो जाएगा। इसलिए अभी ये जो हाइड्रोजन फ्यूल है वो एक कॉन्सेप्ट फॉर्म में, कनाडा एक कंट्री ऐसी है जहां पे हाइड्रोजन कार को चलाया गया और उसको टेस्ट रन के लिए भी लिया गया और सक्सेसफुल रहा, लेकिन अभी भी उसके अंदर बहुत सारे मॉडिफिकेशंस मांग रहे हैं, जिस तरीके से टैंक मॉडिफिकेशन है, दूसरा है ये पानी और ऑक्सीजन को किस तरीके से हम कंट्रोल कर सकते हैं, यानी कि H2 जो है वो O2 के साथ किस तरीके से हमको मैनिपुलेट करना है, ये सब के बारे में हमको अब समझना है। तो ये था हमारा हाइड्रोजन फ्यूल, कि अगर हमारे ऑटोमोबाइल के अंदर हाइड्रोजन फ्यूल को यूज किया जाएगा आगे फ्यूचर में तो बहुत 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 सक्सेसफुल पॉइंट पे हम चले जाएंगे और आगे दूसरे कोई फ्यूल की शायद हमें जरूरत ही ना पड़े। थैंक यू। तो यहाँ पे एक चीज और है कि आपसे के लिए क्वेश्चन रख रहा हूँ कि आप खुद सोचिए कि ऐसे को कौन सी टैंक डिजाइन कर सकते हैं, ऐसे कौन से टैंक मटेरियल से डिजाइन कर सकते हैं जिसकी बदौलत हम हाइड्रोजन को उसके अंदर यूज कर सकते हैं। और एक दूसरा क्वेश्चन आपके सामने रख रहा हूँ कि जो क्वेश्चन ये है कि अगर हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स जो है उसको हम किस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे तो जिसकी बदौलत हम उसको आसानी से यूज कर पाएंगे, यानी कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स का केमिकल स्ट्रक्चर किस तरीके से हम उसको यूज कर पाएंगे। ठीक है, थैंक यू।